गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टर्न पर हम लोगों ने पृष्ठ तनाव चैप्टर को शुरू किया था और उसकी परिभाषा और ससंजक बल तथा आसंजक बल के बारे में पढ़ा था। इस बार हम लोग इस क्लास में ससंजक बल के आधार पर पृष्ठ तनाव की व्याख्या करेंगे और उसको समझेंगे। तो इसकी व्याख्या ससंजक बल के आधार पर सबसे पहले लाप्लास ने दिया। उन्होंने क्या किया कि जो आणविक परास है, उस आणविक परास में जिसमें अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसके लिए उन्होंने किसी एक अणु को केंद्र मानकर आणविक परास के बराबर त्रिज्या लेकर गोला खींचा। और ऐसे आपको चार गोले यहाँ पे दिख रहे होंगे कि ए बी सी और डी। इन गोलों में जो अणु हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो केंद्र वाला अणु बाकी अणुओं को आकर्षित कर सकता है या उसमें कोई भी एक अणु बाकी अणु को आकर्षित करेगा जो उस आणविक परास में होंगे। तो आइए इसको समझते हैं। तो इसमें एक बर्तन में द्रव के भिन्न भिन्न अणुओं ए बी सी और डी और उसके चारों ओर खींचे आणविक सक्रियता के गोलों पर हम लोग विचार करेंगे। तो अणु डी का गोला, सबसे पहले डी को देखते हैं। तो अणु डी का गोला पूरी तरह से द्रव के अंदर है, अतः इस पे प्रत्येक दिशा में समान रूप से बल लगेगा और इसमें जो रहने वाले अणु हैं वो एक समान रूप से चारों तरफ से बल लगाएंगे, जिसके कारण इस पे परिणामी बल शून्य होगा गोला डी के ऊपर। अब अणु सी, जो यहाँ पे जो अणु सी आपको दिख रहा है, ये ठीक द्रव के पृष्ठ के नीचे है तथा इस पर भी परिणामी बल शून्य होगा इस सी गोले पर। ठीक है। अब आइए दूसरा ये बी पर विचार करते हैं, जिसका कुछ पार्ट क्या है कि बाहर की तरफ है गोले का और बाकी अंदर की तरफ है। तो बी जो द्रव के मुक्त पृष्ठ से कुछ नीचे है, नीचे की ओर अणुओं की संख्या अधिक होने से इसमें अधिक आकर्षित होता है, जिससे इस पर नीचे की ओर एक परिणामी बल लगेगा। ठीक। अब आइए अणु ए जो द्रव के पृष्ठ पर स्थित है। यह अणु ए देखिए द्रव के पृष्ठ पर स्थित है। तो इसका आणविक सक्रियता का आधा गोला ऊपर तथा आधा गोला अंदर है, द्रव के अंदर है। तो केवल नीचे वाला जो पार्ट है उस पे नीचे की ओर जो परिणामी बल लगेगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि ऊपर का पार्ट तो इसमें नहीं है। ठीक है। इस प्रकार द्रव के पृष्ठ में जो 10⁻⁹ मीटर, जिसको हम आणविक परास कहते हैं, इसमें अणुओं पर इस पर स्थित अणुओं पर ससंजक बल, परिणामी ससंजक बल नीचे की ओर लगता है। तो जब तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि डी में चारों तरफ बराबर बल लग रहा है, सी जस्ट नीचे है तो वो भी उसमें परिणामी बल शून्य होगा, बी में थोड़ा कम लगेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ससंजक बल लगेगा वो अणु ए वाले में गोले में लगेगा। ठीक है। तो इसमें नीचे की ओर एक परिणामी ससंजक बल लगने लगेगा। अब इसको हम पृष्ठ ऊर्जा के आधार पर समझेंगे कि जब द्रव के अंदर से अणु पृष्ठ की ओर उठते हैं, जब ये अणु पृष्ठ के समीप पहुंचते हैं तो ससंजक बल के विरुद्ध एक कार्य होता है। ये कब होता है कि जब द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है। यह कार्य जो विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, यह कार्य अणुओं में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इससे द्रव के पृष्ठ में स्थित अणुओं की स्थितिज ऊर्जा द्रव के भीतर स्थित अणुओं की स्थितिज ऊर्जा से अधिक होती है, परंतु कोई भी निकाय क्या होता है कि वह अपनी न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा के स्थिति में पाना चाहता है, यानी आना चाहता है, यानी उसमें वो साम्यावस्था में होता है। तो द्रव का पृष्ठ न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा रखने के लिए क्या करता है कि अपने को सिकोड़ने की प्रकृति करता है, यानी कि क्षेत्रफल को न्यून करने की प्रकृति करता है, यानी कि उसका जो क्षेत्रफल होता है वह सिकुड़ कर छोटा होने का प्रयास करता है। और इसी प्रयास को, इसी प्रकृति को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको पृष्ठ तनाव की व्याख्या ससंजक बल के आधार पर समझ सकते हैं। अब आइए द्रव की पृष्ठ ऊर्जा। तो द्रव की पृष्ठ ऊर्जा यानी सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड क्या है, तो इसको समझने के लिए फिर हम उसी तरह से
जो अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है उसी तरह से इसको भी समझने का प्रयास किया कि जब द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो द्रव के कुछ अणु उसके अंदर से मुक्त पृष्ठ पर आ जाते हैं। यानी जब क्षेत्रफल फैलाएंगे तो उसके कुछ मुक्त पृष्ठ पर कुछ अणु नीचे से आएंगे। इन अणुओं को मुक्त पृष्ठ के ठीक नीचे वाले अणुओं के आकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। यानी जो नीचे वाले हैं उन वो क्या करेंगे, इन पे आकर्षण बल लगाएंगे। चूंकि ये ऊपर आ रहे हैं तो उनके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। इस कार्य के निमित्त यानी इस कार्य से निर्मित हुए नवीन पृष्ठ में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी जो कार्य होगा वह जो नया पृष्ठ होगा उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह अतिरिक्त पृष्ठ क्षेत्रफल के बढ़ने पर शीतलन भी होता है, यानी कूलिंग होती है। तो बाहर से कुछ ऊष्मा पृष्ठ के में आकर इन्हें पुनः प्रारंभिक ताप पर ले आती है। यानी बाहर से जो है कुछ ऊष्मा क्या होती है इसमें आती है और वह पुनः इसको प्रारंभिक ताप पर ले आती है। इस प्रकार पृष्ठ की कुछ ऊर्जा बाहर से भी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि द्रव पृष्ठ में स्थित अणु अपनी स्थिति के कारण कुछ अतिरिक्त ऊर्जा रखते हैं। यानी जो द्रव के पृष्ठ पर जो अणु हैं वो अपनी पोजीशन के कारण कुछ अतिरिक्त ऊर्जा रखते हैं। तो द्रव के मुक्त पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल की इस अतिरिक्त ऊर्जा को द्रव की पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। फिर से समझेंगे कि द्रव के मुक्त पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल की इस अतिरिक्त ऊर्जा को द्रव की पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। तो जो रेड कलर की लाइन से अंडरलाइन है उसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अब आइए फिर समझते हैं कि पृष्ठ तनाव तथा द्रव के मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल का विस्तार करने में किए गए कार्य में संबंध। यानी पृष्ठ तनाव में और द्रव के मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल का विस्तार करने में जो कार्य किया जाता है उनमें क्या संबंध होता है। इसके लिए यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं, चित्र नंबर जो 4 दिया हुआ है। इसमें कि द्रव की एक फिल्म एक मुड़े हुए तार ABC तथा उस पर बिना घर्षण खिसकने वाले तार PQ के बीच निर्मित की गई है। ठीक है, चूंकि पृष्ठ तनाव के कारण फिल्म का मुक्त पृष्ठ सिकुड़ने की कोशिश करता है। यहाँ पे आप देखिए, यानी 2TA जो लग रहा है इधर अंदर की तरफ 2TL यह अंदर की तरफ लग रहा है, यानी कि ये सिकुड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, अतः तार PQ ऊपर की ओर चलना प्रारंभ करता है। तार PQ को साम्यावस्था में रखने के लिए इस पर एक समान बल F, ठीक है, जिसमें तार का भार भी सम्मिलित होता है, इसमें नीचे की ओर लगाना पड़ता है। यानी F बल नीचे की ओर लगाया जाएगा जिसके कि यह साम्यावस्था में रहे। यदि PQ को खिसकाकर फिल्म की भिन्न भिन्न लंबाइयां ले तो ज्ञात होगा कि तार को साम्यावस्था में रखने के लिए लगाया गया बल F तार PQ के संपर्क में फिल्म की लंबाई L के समानुपाती होता है। अब आओ इसमें अब आते हैं तो F समानुपाती क्या होगा 2L के, यानी इसकी लंबाई 2L है तो इसके समानुपाती होगा। तो F बराबर हम लिख सकते हैं T इंटू 2L। अब यहाँ पे T क्या है, जो नियतांक है जिसको कि हम द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। अब माना कि तार को नीचे की ओर एक सूक्ष्म दूरी डेल्टा x चलाया जाता है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा डेल्टा x, इस डेल्टा x दूरी को चलाया गया। इससे फिल्म के पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। तब बल F द्वारा किया गया कार्य W बराबर बल गुणे दूरी, जो कि साधारण सा सूत्र है जिसको हम लोग पहले से पढ़ भी चुके हैं। तो W बराबर बल गुणे दूरी यानी F इंटू डेल्टा एक्स हम लिखेंगे और F का मान ऊपर वाले से T इंटू 2L लिख देंगे। तो 2 इंटू 2L इंटू डेल्टा एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पे 2L इंटू डेल्टा एक्स फिल्म के दोनों पृष्ठों के क्षेत्रफल में होने वाली कुल वृद्धि डेल्टा ए है। जैसे ये L लंबाई का है और इसके तरफ दोनों लंबाई को हम लेंगे तो L इंटू एल क्या होगा, ये 2 इंटू डेल्टा एल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू एल इंटू डेल्टा एक्स यह क्या होगा, क्षेत्रफल में होने वाली कुल वृद्धि डेल्टा ए के बराबर होगी। तो ध्यान देंगे 2L कहाँ से आ रहा है कि एक लंबाई और फिर दूसरी तरफ की लंबाई को हम इसको यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो W बराबर बल गुणे दूरी, फिर से समझ लें F इंटू डेल्टा एक्स, F का मान रखेंगे T इंटू 2L इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब 2L इंटू डेल्टा एक्स यह क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में होने वाली कुल वृद्धि डेल्टा ए। अतः W बराबर T इंटू डेल्टा ए या T बराबर W बटा डेल्टा ए या W अपॉन डेल्टा ए होगा। तो डेल्टा ए को अगर हम 1 रखें तो T बराबर W हो जाएगा। अतः
द्रव के मुक्त पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल का विस्तार करने में किया गया कार्य पृष्ठ तनाव T के बराबर होगा। इस प्रकार हम किसी द्रव का पृष्ठ तनाव उस कार्य के बराबर होगा, उस कार्य के बराबर होता है जो नियत ताप पर उस द्रव के मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि कर दे। तो इस तरह से हम इसको एक बार और समझ सकते हैं कि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव उस कार्य के बराबर होता है जो नियत ताप पर उस द्रव के मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि कर दे। ठीक है, तो इसको हम लोग आज यहाँ तक तैयार करेंगे और इसको अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।